आदिवासी भाषाएं कितनी खतरे में है, या यूनेस्को की चेतावनी और लिपि का असली सवाल क्या है। तो जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। एक भाषा जब मरती है तो सिर्फ शब्द नहीं मरते, उसके साथ मरती है एक पूरी उस समुदाय की दुनिया, एक तरीका सोचने का, महसूस करने का, जीने का, सब कुछ मर जाता है। आज हम बात करेंगे उन भाषाओं की जो इस वक्त अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। हो, मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया आदि ये सिर्फ नाम नहीं है, ये झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ की आत्मा है। और यूनेस्को ने इन्हें वल्नरेबल से इंडेंजर्ड की श्रेणी में डाल दिया है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, क्या इन भाषाओं को बचाने के लिए एक अलग लिपि जरूरी है, या लिपि की लड़ाई खुद इन भाषाओं को कमज़ोर कर रही है। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब खोजेंगे, तथ्यों के साथ, इतिहास के साथ और अनुभव की कसौटी पर। यूनेस्को की चेतावनी है, और इसकी चेतावनी कितनी गंभीर है इसे भी समझेंगे। यूनेस्को ने अपने एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस इन डेंजर में भाषाओं को 4 श्रेणी में बांटा है। वल्नरेबल यानी कि संवेदनशील की श्रेणी में जब बच्चे घर में बोलते हैं लेकिन बाहर नहीं बोलते, उन्हें संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा है डेफिनेटली इंडेंजर्ड, यानी कि निश्चित रूप से खतरे में, नई पीढ़ी अपनी भाषा नहीं सीख रही है, वे सभी डेफिनेटली इंडेंजर्ड श्रेणी में हैं। तीसरा है सेवियरली इंडेंजर्ड, यानी कि गंभीर रूप से खतरे में, सिर्फ बुजुर्ग बोलते हैं, दूसरे अब बोलने वाले नहीं बचे। और चौथा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि अत्यंत खतरे में, मुट्ठी भर वृद्ध ही बोलने वाले बचे हैं। अब देखते हैं कि इन भाषाओं की स्थिति क्या है। जैसे कुड़ुक है, कुड़ुक बोलने वालों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 19-20 लाख के आसपास है। झारखंड में 9-10 लाख करीब। यूनेस्को की श्रेणी में ये भी वल्नरेबल में आता है, यानी कि संवेदनशील। इसका कारण है हिंदी है, सदरी है, मुंडारी और अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव। उरांव समाज के लोग बहुभाषी वातावरण में रहते हैं जहां भाषाएं आपस में मिलती रहती है। उसी तरह हो बोलने वालों की संख्या लगभग 14-15 लाख है। उड़ीसा और झारखंड में ये आबादी है। यूनेस्को की श्रेणी में यह भी वल्नरेबल में है, यानी कि संवेदनशील। साक्षरता दर महज 1 से 4-5% तक है। मतलब हो भाषा की साक्षरता 1% से 4% के बीच, जगह जगह पर अलग है, लेकिन औसत अगर देखेंगे तो 1 से 2% ही है। यहाँ 3 लिपियों का झगड़ा है। हो भाषा में देवनागरी है, जो उड़ीसा के हैं उड़िया और वाराणसी, जिसने एकीकरण को रोक रखा है। मुंडारी में बोलने वालों की संख्या लगभग 15-16 लाख, ये भी यूनेस्को की श्रेणी में वल्नरेबल है। इन भाषाओं के लिए उड़ीसा और झारखंड सरकार ने 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की हुई है। खड़िया भी है, इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास है। यूनेस्को के श्रेणी में ये भी वल्नरेबल से डेफिनेटली इंडेंजर की तरफ बढ़ रही है। देवनागरी और बंगाली दोनों लिपियों में अक्सर लिखी जाती है। भारत में और भी भाषाएं हैं, तो अगर यूनेस्को के अनुसार 196 से अधिक भाषाएं खतरे में है। पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार देश में 780 भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से पिछले 50 साल में 250 भाषाएं पहले ही लुप्त हो चुकी है। जो भाषा 10,000 से कम लोग बोलते हैं, यूनेस्को उसे पोटेंशियली इंडेंजर्ड मानता है। भारत में ऐसी 100 से अधिक भाषाएं हैं। अब अगर झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के कुछ ऐसी भाषाओं को देखेंगे तो असुर है, यह डेफिनेटली इंडेंजर्ड भाषा है, जिसमें 20,000 से कम वक्ता रह गए हैं। वीरहोर है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, महज 2,000 वक्ता बचे हुए हैं। कोरवा है, सेवियरली इंडेंजर्ड है, लोग अपनी ही भाषा भूल चुके हैं। बिरजिया है, गंभीर खतरा, बुजुर्गों तक सीमित रह गया है। भूमिजब, ये भी वल्नरेबल है, लेकिन स्कूलों में इसकी उपस्थिति नहीं है। और गोंडी, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये वल्नरेबल श्रेणी में है। रिपोर्ट यह कह रही है कि गोंड समाज का महज 25% ही गोंडी बोल सकता है। फिर कोरो, अरुणाचल प्रदेश, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। हाल ही में खोजी गई भाषा बोलने वाले लगभग 1,000 लोग हैं।
महाली पूर्वी भारत का, ये विलुप्ति के कगार पर है। सिद्धि गुजरात, ये इंडेंजर्ड है। दिमासा असम, ये भी इंडेंजर्ड। टोडा तमिलनाडु का, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नीलगिरी की पहाड़ियों में बंद है ये भाषा। कोरागा, ये कर्नाटक का, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। पूर्वोत्तर में स्थिति सबसे गंभीर है। 196 खतरे में पड़ी भाषाओं में से 120 भाषाएं अकेले पूर्वोत्तर भारत से हैं। अब इनके खतरे के क्या कारण हैं? क्यों मर रही है ये भाषाएं? हम लोग तो सोचते हैं ये लोग मध्य भारत के आदिवासियों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। यदि पढ़ना लिखना होने का मतलब अपनी भाषा को खतरे में डालना है, तब तो यह और भी खतरनाक है। इस पर अलग से चर्चा होना चाहिए। यह सवाल सबसे ज़रूरी है क्योंकि बिना कारण समझे इलाज नहीं होगा। पहला कारण तो है कि शिक्षा प्रणाली की भाषाई हिंसा। स्कूल में जब बच्चा पहली बार जाता है तो उसे एक ऐसी भाषा में पढ़ाया जाता है जो उसकी अपनी नहीं है, हिंदी या कभी अंग्रेजी। बच्चा पाठ्यक्रम को नहीं समझ पाता, सीखने में पिछड़ता है और धीरे धीरे अपनी मातृभाषा को कमतर मानने लगता है। यूनिसेफ ने झारखंड में इसे पहचाना और आदिवासी भाषाओं में प्राथमिक पाठ्यक्रम की पुस्तकें तैयार करने में मदद की। दूसरा कारण है 1971 की जनगणना नीति। एक घातक फैसला थी। 1971 के बाद भारत सरकार ने फैसला किया था कि जो भाषाएं 10,000 से कम लोग बोलते हैं उन्हें आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। नतीजा, 1971 में भाषाओं की संख्या 1652 से घटकर सिर्फ 108 रह गई। जो सरकार ने नहीं माना वो अस्तित्व से ही मिटने लगा। जबकि एक भी व्यक्ति यदि कोई भाषा बोलता है तो उसका सम्मान होना चाहिए, ये उसका संवैधानिक हक है। तीसरा कारण है शहरीकरण और पलायन। रोजगार की तलाश में जब आदिवासी युवा शहर जाते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी ही उनका हथियार बनती है। मातृभाषा घर पर रहती है और धीरे धीरे वो भी पीछे छूट जाती है। तो हर दिन रेलगाड़ियों में बैठकर पलायन करते हुए लोगों को, आदिवासियों को हम लोग देखते हैं। वे लोग हमारी अपनी भाषा को दफनाने ही वास्तव में जा रहे होते हैं। चौथा कारण है अंतरपीढ़ी स्थानांतरण का टूटना भी बड़ा कारण है। भाषा तब जीवित रहती है जब माँ बाप अपने बच्चों से उसी भाषा में बात करते हैं, लेकिन जब माँ बाप खुद यह मान लें कि हिंदी में बात करो, आगे बढ़ोगे, तो भाषा की मृत्यु तय हो जाती है। पांचवा कारण है मीडिया और डिजिटल दुनिया में अनुपस्थिति। आज रेडियो हो, टीवी हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, इसमें मुंडारी, कुड़ुक हो इत्यादि में कंटेंट लगभग ना के बराबर है। भाषा जहाँ नहीं दिखती वहाँ वो प्रासंगिक नहीं रहती। छठवां कारण है लिपि का विवाद। एकता के बजाय यह बिखराव का कारण भी बनता है। यह सबसे अनूठा और दर्दनाक कारण है। जिन भाषाओं के लिए नई लिपियाँ बनाई गई वहाँ समुदाय उन्हीं लिपियों को लेकर बंट गए हैं और भाषा का मुद्दा पीछे रह गया। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अब इन भाषाओं को कैसे बचाया जा सकता है? पहला उपाय तो मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा जरूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने मातृभाषा में शिक्षा की बात की है, लेकिन कागज़ से हकीकत तक का सफ़र लंबा है। जब बच्चा अपनी भाषा में सीखता है तो न सिर्फ वह बेहतर समझता है बल्कि भाषा भी जीवित रहती है। दूसरा उपाय, एक सरकारी प्रयास भारत सरकार ने 2013 में स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया SPPEL शुरू किया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस 10,000 से कम वक्ताओं वाली भाषाओं का दस्तावेजीकरण कर रहा है। यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन केवल दस्तावेजीकरण काफ़ी नहीं है। तीसरा उपाय डिजिटल उपस्थिति, जैसे यूट्यूब है पर मुंडारी हो, कुड़ुक में कंटेंट बनाना चाहिए। यही असली भाषा संरक्षण है आज के समय में। जब भाषा स्क्रीन पर आती है तो युवा उससे जुड़ते हैं। जब मैं यह कंटेंट बना रहा हूँ तो यह स्पष्ट हो रहा है कि मुझे अपने दूसरे चैनल हो समाज की बातें में हो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जरूर दूंगा मैं। चौथा उपाय है स्थानीय रंगमंच, फिल्म और साहित्य। जैसे असुर समाज ने अपनी भाषा को लोकनाट्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए जीवित रखा है। यह मॉडल बाकी भाषाओं के लिए भी काम कर सकता है। पांचवा उपाय है संवैधानिक मान्यता। 8वीं अनुसूची संताली को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इससे उसे सरकारी समर्थन मिला, परीक्षाओं में विकल्प और संस्थागत सम्मान मिला। हो, मुंडारी और भूमिज के लिए उड़ीसा झारखंड सरकार की मांग वर्षों से लंबित है। यह लड़ाई जरूरी है। छठवां उपाय है समुदाय की अपनी भागीदारी भी जरूरी है। कोई भी बाहरी एजेंसी किसी भाषा को नहीं बचा सकती अगर समुदाय खुद ना चाहे। बड़ों का बच्चों से अपनी भाषा में बात करना,
यही सबसे बड़ा भाषा संरक्षण है। अब आते हैं लिपि के सवाल पर। क्या भाषा के लिए लिपि अनिवार्य है? यह स्क्रिप्ट का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादास्पद हिस्सा है। दुनिया की हजारों भाषाएं हैं जिनकी कोई अपनी लिपि नहीं है और वे हजारों साल से जीवित है, क्योंकि भाषा मुंह से जीती है, न कि कागज़ से। लेकिन आधुनिक दुनिया में लिपि का महत्व है, क्योंकि लिखित भाषा ही किताबें, कानून, शिक्षा और डिजिटल दुनिया में प्रवेश दे सकती है। तो क्या हर भाषा को अपनी अलग लिपि चाहिए? यहाँ दो विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा, हर भाषा की अपनी पहचान होनी चाहिए और पहचान के लिए अपनी लिपि जरूरी है। दूसरी विचारधारा है, भाषा की ताकत उसके बोलने वालों में है, लिपि तो बस एक औजार है। सबसे सुगम लिपि अपनाओ जिससे अधिकतम लोग लिख पढ़ सकें। अब एक केस स्टडी अपने समाज की हम बात करें तो वाराणसी और हो समाज का मामले को एक केस स्टडी के रूप में हम बता दे रहे हैं। इसे मैंने अपने हो समाज की बातें चैनल में विस्तार से कवर किया था। हो समाज के बीच लाकोबोद्रा ने 1950 के दशक में वाराणसी को समाज के बीच में 13वीं सदी की एक शैमनिक लिपि के रूप में लाया। शैमनिक सोका को बोलते हैं अपनी भाषा में, लेकिन धार्मिक वैचारिक बाध्यता के कारण विवाद में रही और आज भी है। वाराणसी को उन्होंने केवल एक लिपि नहीं माना बल्कि एक धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन से जोड़ा। इसे सीखने का मतलब था कि उनकी विशेष धार्मिक व्याख्या को स्वीकार करना, जो हो समाज के सभी वर्गों को स्वीकार नहीं था। फिर लाकोबोद्रा की संस्कृति बनाम हो समाज की संस्कृति के कारण भी सर्वमान्य होने से रह गया। हो हयम और आम बोलचाल की हो काजी में बहुत ज़्यादा अंतर रहा, जिस कारण आम हो वक्ता इस लिपि से नहीं जुड़ सका। शोधकर्ताओं का भी इसमें आपत्ति रही है, खासकर एच जे पिन्नो जो जर्मन के स्कॉलर थे। विद्वानों ने पाया कि वाराणसी लिपि ब्राह्मी लिपि से ही ली हुई है, लेकिन बोद्रा के अनुयायी कहते हैं कि बाकी लिपियों ने उनसे उधार लिया, लेकिन शोधकर्ता उसे उल्टा मानते हैं। सबूत शोधकर्ताओं की आपत्ति को सही मानती है, यानी वाराणसी लिपि ब्राह्मी लिपि से ली जाने के पुख्ता सबूत हैं। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि बोद्रा ने संस्कृतिकरण के प्रयास में कुछ ऐसे अक्षर, कुछ ऐसे शब्द भी जोड़े जो हो भाषा में बोले ही नहीं जाते। हो भाषा और वाराणसी को स्कूलों में शिक्षा में शामिल तो कर लिया, लेकिन हो लोगों की आम बोलचाल की भाषा में किताबें ना लिखकर हो हयम जो लाकोबोद्रा के द्वारा बनाई गई भाषा है में होने के कारण हो समाज के बच्चे उसी स्थिति से गुजर रहे हैं जैसे उन्हें हिंदी सिखाया जाता है, जो हमारी भाषा नहीं है। वैसे ही हो हयम भी जो हो भाषा नहीं है। नतीजा क्या हुआ? हो समाज 3 खेमों में बंट गया। एक खेमा देवनागरी को बेहतर मानता है, दूसरा कम लोग हैं लेकिन वाराणसी का समर्थक है, और तीसरा लैटिन लिपि को व्यवहारिक मानता है दक्षिण भारत के पैटर्न पर। इसमें भी कम ही लोग हैं और इस बंटवारे में भाषा खुद पिसती रही। तब ऐसी स्थिति में करा क्या जाए? यहाँ मैं एक ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहता हूँ जो शायद विवादास्पद लगे लेकिन व्यवहारिक है, कि भाषा पहले है, लिपि बाद में। यदि देवनागरी थोड़े संशोधनों के साथ हो भाषा की ध्वनियों को सटीक रूप से लिख सकती है और यदि हो समाज का बहुमत इसे स्वीकार करता है तो देवनागरी ही सबसे व्यवहारिक विकल्प है। और अभी तक की जो जनसंख्या है उसमें बहुमत में लोग देवनागरी पढ़ना जानते हैं, और वाराणसी वो तो बहुत ही कम, 1% से या उससे भी कम। झारखंड में पहले से ही देवनागरी में हो भाषा पढ़ाई जाती है। 1976 से रांची यूनिवर्सिटी और कोल्हान यूनिवर्सिटी में हो भाषा इसी माध्यम से पढ़ाई जा रही है। कोल्हान यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन वहाँ भी हो भाषा को देवनागरी में ही पढ़ाया जाता है। 1976 रांची यूनिवर्सिटी। एक उदाहरण है मणिपुर का। मणिपुर भाषा की अपनी मैतेई माइक लिपि थी जो सैकड़ों सालों से बंगाली लिपि के कारण उपेक्षित रही है, लेकिन 2023 में मणिपुर में अखबारों को उसी मैतेई माइक में छापने का नियम लागू किया गया, क्योंकि वहाँ एक सूत्रीय सामाजिक सहमति थी। हो समाज में वैसी एकता अभी नहीं है, इसीलिए सबसे सुगम, सबसे व्यापक और सबसे ज़्यादा स्वीकृत लिपि ही भाषा को बचाने का रास्ता है। भाषा और पहचान की एक गहरी बात हमें समझनी होगी। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, यह एक समाज की स्मृति है। मुंडारी, कुड़ुक, हो जैसी भाषाओं में प्रकृति, जंगल, नदी, पशु और पूर्वजों से जुड़े हजारों शब्द हैं जिनका कोई हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद नहीं है। जब ये शब्द जाते हैं तो उनके साथ जाती है वह ज्ञान परंपरा जो हजारों साल में बनी थी।
यूनेस्को ने कहा है यदि हम कुछ नहीं करते तो इस सदी के अंत तक दुनिया की आधी से अधिक भाषाएं समाप्त हो जाएंगी। और जब भाषाएं जाती है तो उसके साथ जाता है वो ज्ञान जो न किसी लाइब्रेरी में है न किसी विश्वविद्यालय में। तो साथियों, इस वीडियो का सार यह है कि कुड़ुक, हो, मुंडारी, खड़िया सहित भारत की 196 से अधिक भाषाएं यूनेस्को के अनुसार खतरे में तो हैं ही। और खतरे के कारण हैं शिक्षा नीति, पलायन, सरकारी उपेक्षा और डिजिटल अनुपस्थिति। बचाने के लिए ज़रूरी है मातृभाषा में शिक्षा, डिजिटल उपस्थिति और सामुदायिक सहभागिता। और लिपि के बारे में सबसे ज़रूरी बात, भाषा पहले, लिपि बाद में। अगर समाज में लिपि को लेकर एक मत नहीं है तो सबसे व्यवहारिक और सुगम विकल्प अपनाना ही समझदारी है। वाराणसी को लेकर हो समाज का अनुभव यह सिखाता है कि जब लिपि धर्म और विचारधारा से जुड़ जाती है तो वो भाषा को बचाने के बजाय उसे बांटने का काम करती है। भाषा बचती है जब बच्चे उसे बोलते हैं, भाषा बचती है जब बुजुर्ग उसे गाते हैं, भाषा बचती है जब हम उसे स्क्रीन पर लाते हैं। अगर यह वीडियो आपको ज़रूरी लगा हो तो इसे अपने उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जो आदिवासी समाज से जुड़े हैं। कमेंट में बताएं कि आपके इलाके में कौन सी आदिवासी भाषा है और उसकी स्थिति क्या है। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।